welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? Alright. So, this is the last video for our chapter number 3. ठीक है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा हमारा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन. ठीक है, तो लास्ट पार्ट है चैप्टर 3 का, यानी कि अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं. देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द कोपिंग स्ट्रेटजीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबीइंग. यानी कि अपनी रूटीन लाइफ में हम ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और अपनी वेल बीइंग को मेंटेन करके रख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, ओके. सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रेस रेसिस्टेंस पर्सनालिटी. अब आप मुझे एक चीज बताएं कि क्या ये जरूरी है कि जिस किसी को भी स्ट्रेस हो वो बीमार पड़ जाए, या फिजिकल या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, मतलब किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम सामने आए, जरूरी है? सोचो. नहीं है, ये जरूरी नहीं है. सो द कॉन्सेप्ट हैज गिवन बाय कोबासा. उन्होंने क्या कहा कि पीपल विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बट लो लेवल्स ऑफ इलनेस शेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे लोग जिनमें स्ट्रेस का लेवल तो बहुत हाई है लेकिन इलनेस है ही नहीं, या बहुत लो लेवल है इलनेस का, ऐसे लोग मेजरली 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं. कौन सी 3 C's जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. ये 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. और इस तरीके की जो पर्सनैलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स को हम बोलते हैं हार्डीनेस. तो ये हार्डीनेस की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, सो प्लीज डू रिमेम्बर इट. ऑलराइट, सो 3 C's के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. हार्डीनेस है क्या? इज अ सेट ऑफ बिलीफ अबाउट वनसेल्फ. हमारा अपने आप के बारे में क्या बिलीफ है, क्या हम सोचते हैं हमारे खुद के बारे में, द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड हाउ दे इंटरैक्ट, और किस तरीके से हमारा और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें इंटरैक्शन किस तरीके से होता है. सो दैट इज कॉल्ड हार्डीनेस. ऑलराइट, कमिटमेंट. अब 3 C's को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. कमिटमेंट क्या है? सो पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क, फैमिली, हॉबीज एंड सोशल लाइफ, कि मैं ऐसा करूंगा, अपने आप से एक काइंड ऑफ प्रॉमिस करना. ऑलराइट, कि हमारे काम को लेके, हमारी फैमिली को लेके, हमारी हॉबीज को लेके, अपने आप को लेके, सोशल लाइफ को लेके कुछ तरह की जो है लोग कमिटमेंट रखते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ प्रॉमिस टू वनसेल्फ. ऑलराइट, कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल ओवर सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ. हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, कौन सा हमारा करियर हो सकता है, क्या हम बिजनेस करें, क्या हम जॉब करें, मतलब क्या करना चाहिए. एनी हाउ वी ट्राई टू कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस, दैट इज कंट्रोल. ऑलराइट, चैलेंज. चैलेंज इज कि हर एक लाइफ में जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चेंजेस आते हैं उनको आप एज अ चैलेंज लेते हैं, ना कि थ्रेट. आप उनसे डरते नहीं बल्कि उस चीज को फेस करते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चैलेंज. So changes in life as normal and positive rather than as a threat. कि जो लाइफ के चेंजेस हैं उनको एक तरीके से वेलकम करना, राइट, उनको एक्सेप्ट करना, इट्स ओके, उससे डरना नहीं. दैट इज कॉल्ड चैलेंज. ठीक है, तो जो जिन लोगों में हार्डीनेस होती है, वो लोग जो जिनमें स्ट्रेस का लेवल हाई हो सकता है बट इलनेस का लेवल हाई नहीं है, ऐसे लोग 3 तरह की चीजें शेयर करते हैं, 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होती है. दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. ऑलराइट, आगे चलें. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइफ स्किल्स.
पहले हम देखते हैं कि लाइफ स्किल्स होते क्या है, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं। सो लाइफ स्किल्स क्या है? आर द एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। वो स्किल्स जो हमें लाइफ में चीजों के साथ एडजस्ट करना, चेंजेस के साथ अडेप्ट करना सिखाती है, वो स्किल्स। यानी कि एक इंडिविजुअल जिसके अंदर लाइफ स्किल्स हैं, जो हाई लेवल ऑफ स्किल्स रखता है, वो बहुत जल्दी सिचुएशन के साथ ढल जाता है, अडेप्ट करता है चीजों को, और पॉजिटिव बिहेवियर उस इंसान का रहता है। ठीक है, तो जिंदगी जीने के लिए ऐसे कौन से स्किल्स हमें चाहिए, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। That enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. वो स्किल्स जिनकी हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल एवरीडे लाइफ में जो डिमांड्स, चेंजेस, चैलेंजेस जो भी आते हैं, उनको हम इफेक्टिवली जब डील करते हैं, उन स्किल्स को हम कहते हैं लाइफ स्किल्स। गॉट इट? द फर्स्ट वन इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का क्या मतलब है? बीइंग असर्टिव या असर्टिव होने का मतलब ये है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए, दूसरों के सामने बता पाए। यानी कि अगर कोई फ्रेंड आपको फोर्स कर रहा है कि तू चल मेरे साथ, तुझे चलना पड़ेगा, तो आप प्रिसाइजली उसको कह सकते हैं मैं नहीं जाना चाहता। गॉट इट? व्हेन यू लर्न टू से नो टू अ रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस। इट डजंट मीन कि आप हर चीज को लेके ना 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 बोलते रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। So basically it's a positive way of communication। जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, यानी कि आपका मन क्या कहता है, आप उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए, बता पाए, और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो बिहेवियर है उसको भी अडेप्ट कर पाए। गॉट इट? अब हम इसको रीड करते हैं। असर्टिवनेस इज अ बिहेवियर, एक तरीके का बिहेवियर है और स्किल है, दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट, जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। जब हम कॉन्फिडेंटली और क्लियरली अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड असर्टिवनेस। सो आवर फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स एंड थॉट्स, इन चीजों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। यानी कि जब कोई आपको ह्यूमिलिएट करना चाहता है, कोई आपको अपने नीचे दबाना चाहता है, यानी हम आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सी आपकी फैमिली है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, राइट? पेरेंट्स ऐसा करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, स्टिल दे हैव द राइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका मिसबिहेव कर सके, बट स्टिल। लेकिन कोई स्कूल में आपका क्लासमेट ऐसा करे, कोई सीनियर आपके साथ अगर ऐसा करे, तो वो गलत होगा ना। तो वहां पे आप अपनी बातों को रख सके। इट इज द एबिलिटी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट, किसी भी रिक्वेस्ट को हम नो कह सकें क्लियरली, टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, एक ओपिनियन बनाना सेल्फ कॉन्शियस हुए बिना, एंड टू एक्सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करना, अपने आप को लेके कॉन्शियस रहना, और अपने डिसीजन में को क्लियरली दूसरों के सामने बता पाना, दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस। सेकेंड वन इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सो लर्निंग सिंपली टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी चीजों को प्लान करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, है ना, कि 2 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे मुझे खेलना है, फिर मैं 1 घंटा टीवी देखूंगा, 1 घंटा मोबाइल फोन चलाऊंगा, फिर मैं मम्मी की हेल्प कराऊंगा, XYZ, जो भी आपके टाइम टेबल में चीजें होती हैं, राइट? सो लर्निंग हाउ टू प्लान टाइम एंड डेलीगेट कैन हेल्प टू रिलीव द प्रेशर, और टाइम को मैनेज करना, ताकि अब जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके एग्जाम्स हैं, अभी चल रहा है सितंबर, खत्म होने वाला है, 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने बचे, बल्कि दिसंबर में भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जनवरी स्कूल्स में होते हैं, देन जनवरी विंटर ब्रेक आ जाएगा कुछ दिन का, उसके बाद फरवरी का ही महीना बचेगा, और फिर आपके एग्जाम्स आने मतलब क्लोज आ जाएंगे, बिल्कुल फरवरी एंड में तो आपके एग्जाम्स आ ही जाएंगे, और जनवरी के बाद आपकी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाती है ना। तो वहां पे क्या आप रैंडमली सोच पाएंगे कि हाँ चलो आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं, बुक उठाई, रीडिंग शुरू कर दी विदाउट प्लानिंग? क्या ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टाइम टेबल बनाना
मेरा इतना सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, मैं एक सब्जेक्ट को कितना वक्त दे सकता हूँ, मुझे एक वीक में सिलेबस पूरा करना है कि 10 डेज में पूरा करना है, अकॉर्डिंगली यू शुड मैनेज। अब 12th क्लास में एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 1 या 2 जो भी आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एटलीस्ट आपको 10 डेज पर सब्जेक्ट चाहिए। उसको अगर आप अच्छे से करना चाहेंगे तो जस्ट गिविंग यू रफली आइडिया ना, 10 दिन का टाइम आप लेके चलेंगे क्योंकि स्कूल पे जाना है, वापस आके ट्यूशंस भी वगैरह भी होंगी और ये भी मतलब बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी होगी। तो आप 10 दिन का टाइम मान के चलिए, 10 दिन 2-2 घंटे आप पर डे अगर आप देंगे, 3-3 घंटे देंगे, संडेज को ओवर टाइम करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे मतलब, तो फिर आप 10 दिन के अंदर सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, वो भी एक बार सिर्फ एक गो थ्रू कर पाएंगे सिलेबस को। फिर आपको रिवीजन में कितना वक्त चाहिए, उसके बाद जब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होंगे बीच में, फिर फेयरवेल पार्टी भी आ जाएगी, ये भी होगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी स्कूल में, है ना, तो सारी चीजों को मैनेज करके चलना है। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू मैनेज योर टाइम टेबल, यू नीड टू प्लान ना। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो परेशान होंगे, राइट, दैट इज अ लाइफ स्किल, गॉट इट। टाइम टेबल का मतलब सिंपल ये नहीं है कि आप एक 24 घंटे का टाइम टेबल बनाए, भी 8 घंटे की नींद है, 2 घंटे खेलना है, 2 घंटे पढ़ना है, ये टाइम टेबल की बात नहीं कर रही हूँ। ये चीजें होती हैं जूनियर क्लासेस में, जब 6th 7th 8th में जब आप आते हैं। अब जिस टाइम पे आप हैं, आपको खुद से अपने बिहेवियर की रिस्पांसिबिलिटी भी लेनी होगी और आपको एक मैनेज करना होगा कि इतने डेज, these many days are for this subject, these many days are for that subject, got it, समझे? चलिए आगे करें। और हाँ, उस टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है और 2-4 दिन का एक मार्जिन जरूर लेके चले, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी कोई गेस्ट आ गए, कभी कहीं जाना हुआ, कभी कोई काम आ गया और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो 1-2 दिन को अपने साथ में बैकअप लेके चलिए, ठीक है, 1-2 दिन नहीं, मतलब एटलीस्ट 4-5 दिन एटलीस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो चीजें भी आपको कंसिडर करनी होगी टाइम टेबल प्लान करने में, फाइन, ओके। The central principle of time management is to spend your time doing the things that you value or that help you to achieve your goals. यानी कि टाइम टेबल मैनेजमेंट का सिंपली मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम आपको उस चीज में स्पेंड योर टाइम आएगा। यहाँ पे मैं भी सोचूंगा टाइम कैसे लिखा हुआ है, ये कभी कभी ना वर्बल टाइपिंग में चीजें हो जाती हैं, हालांकि मैं इसको रीरीड करती हूँ बट फिर भी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। सो स्पेंड योर टाइम डूइंग दोज थिंग्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है, राइट। रैंडम चीजें ना करके हम जब मैनेज करते टाइम को तो हम ऑफ कोर्स अपने आप को गाइड कर सकते हैं ना। थर्ड वन इज रैशनल थिंकिंग। सो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, जब हम परेशान होते हैं, we have an inbuilt selective bias to attend to negative thoughts and images from the past which affect our perception of the present and future. अब ये बहुत एक important point है। होता जनरली क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ में जब हम परेशान होते हैं ना, उस वक्त हमारे माइंड में जो नेगेटिव चीजें हैं, पुराना कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, पुराने मतलब, चलिए हम एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, अपसेट हूँ, घर में कोई बात चल रही है और मुझे उस वक्त क्या चीजें याद आएंगी, क्या लगता है आपको? कुछ अच्छी चीजें मेरे माइंड में चलेंगी? नहीं चलेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पहले, यानी कि शादी के पहले लगाओ या पहले की जब भी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, कभी भी जो चीजें ऐसी हुई हैं मुझे परेशान करने वाली, जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं, वही मुझे वापस से रिकॉल होते रहते हैं। फिर मुझे अपने आप पर दया आने लगती है कि अरे यार मैंने कितना बर्दाश्त किया है, मैंने कितना कुछ किया है, ऐसा है वैसा है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ में, राइट। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि नेगेटिव स्टेट जब होते हैं, हमारा माइंड जब होता है, तो हमारा जो फोकस है वो नैरो हो जाता है। आपने 11th क्लास से पढ़ा है थ्योरीज ऑफ अटेंशन में, बॉटल नेक थ्योरी करके पढ़ा है ना, उसमें ये चीज होती है। सो बेसिकली व्हेनेवर वी आर इन अ काइंड ऑफ नेगेटिव मूड, जब भी हम किसी भी तरीके से नेगेटिव मूड में होते हैं,
हमारा जो एक फोकस है वो बहुत नैरो हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। तो हमें सिर्फ जो नेगेटिव चीजें हैं वही नजर आ रही है, बाकी चीजें हमें नजर नहीं आ रही, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। दिस हैपेंस, राइट? तो ऐसी चीजों में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सो चैलेंजिंग योर डिस्टोर्टेड थिंकिंग, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, अब नॉर्मल थिंकिंग जो हो चुकी है उसको चैलेंज करना होगा, एंड थिंकिंग एंड इरैशनल बिलीव्स, ड्राइविंग आउट potentially intrusive negative anxiety provoking thoughts and making positive statements. यानी कि जो भी नेगेटिव और एंजाइटी को एनकरेज करने वाले जो थॉट्स हैं, एंजाइटी को प्रवोक करने वाले थॉट्स हैं, नेगेटिविटी जितने भी माइंड में चल रही है उसको चैलेंज करो, उसको स्टॉप करो और उसकी जगह पे क्या करें? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दें अपने आप को। दैट इज कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। ऑलराइट, फोर्थ वन इज इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना। सो द की टू अ साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप बहुत अच्छी करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कम्युनिकेशन। सो दिस कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल स्किल्स, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, सामने वाला इंसान क्या कह रहा है आपको, उसको आप ध्यान से सुने। एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील, एक्सप्रेस करें कि आप कैसे फील कर रहे हैं चीजों को लेके। एंड व्हाट डू यू थिंक, एंड एक्सेप्टिंग, ऑलराइट, क्या आप सोचते हैं और क्या आप महसूस करते हैं उस चीज को एक्सप्रेस करें। एंड थर्ड वन इज एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स, सामने वाले इंसान के ओपिनियंस को और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, यानी कि उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग relationships. All right? ये बहुत ज्यादा रेड तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मतलब किसी को अगर इस चीज से परेशानी है तो प्लीज लेट मी नो, I'll not mark it. मैं सिर्फ अंडरलाइन इसलिए करती हूँ ताकि कहाँ मैं रीड कर रही हूँ आपका फोकस उस चीज पे रहे, बाकी मेरा और कोई पर्पस नहीं है इसको अंडरलाइन करने का। नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं यार, मैक्सिमम चीजें मैंने कट शॉर्ट करी हुई है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैंने वो पॉइंट वहां पे ऐड अप किया है, ऐड ऑन किया है। चलिए आगे। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर, 5th है ना, एंड देन द 6th वन इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। सेल्फ केयर का सिंपली मतलब क्या है? अपने आप का ध्यान रखना, है ना? सो इफ यू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, फिट एंड रिलैक्स्ड, अगर हम अपने आप को हेल्दी, फिट और रिलैक्स्ड रखते हैं, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड इमोशनली, हम फिजिकली और इमोशनली ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड फील करते हैं टू टैकल स्ट्रेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ की जो भी स्ट्रेसेस है, जो भी परेशानियां हैं, उनसे डील करने के लिए। आवर ब्रीदिंग पैटर्न, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड और एंशियस, जब हम घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं या परेशान होते हैं, तो उस वक्त हमारी जो सांसें हैं वो छोटी हो जाती हैं और बहुत जल्दी होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें हम लेते हैं, तो वो गहरी ना हो के बहुत रैपिड होंगी और शैलो होंगी, सांसें तेजी से आ रही है, ठीक है। फ्रॉम द हाई इन द चेस्ट विद द फ्रीक्वेंट साइज कह सकते हैं, साई कहते हैं इसको वैसे, ठीक है। तो क्या होता है कि चेस्ट में हमें ऊपर से ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ले रहे हैं, हम डीपली नहीं निकाल रहे हैं, ब्रीदिंग डीपली नहीं हो रही है, और बीच बीच में से आह भरी सी आती है कि इस टाइप की आवाज मतलब आना, दैट इज वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो आप कभी कभार ऐसा होता है ना, कभी कभी परेशान होते हैं कि मतलब टसकना सा काइंड ऑफ ऐसे होता रहता है माइंड में, मतलब क्यों परेशान है, जैसे बॉडी पेन हो रहा है, आपको काम करने के लिए कह दिया जाए तो बार बार होता है ना। जैसे आजकल मेरे थोड़े बैक में दिक्कत हो रखी है, पता नहीं किस वजह से स्ट्रेच हो गया, क्या हुआ है, बट वो बैक पेन है, उठते बैठते हुए भी ऐसे ही निकलता है कि उफ अब बैठो अब उठो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट साइक हो, सेक हो, जो भी है, ठीक है, समझ आ गया।
सेल्फ केयर, जब हम हेल्दी नहीं है, हम परेशान हैं, तो किस तरह से हमारी ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। जो ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, उनको ओवरकम करना है। कैसे करेंगे, कौन सी हैबिट्स है, पहले वो पता होना चाहिए ना। कैसी हैबिट्स हो सकते हैं, जैसे परफेक्शनिज्म, कि हर एक चीज परफेक्शन से होनी चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अवॉइडेंस, चीजें या फिर चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करना, कि छोड़ो यार, इग्नोर करो, पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो भी गलत है। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीजों में टाल मटोल करना, आज नहीं हुआ काम कल कर लेंगे, छोड़ो यार, मतलब एक लिमिट तक इज ओके। व्हेन यू डोंट हैव टाइम और आपको लगता है कि चलो आज बहुत ज्यादा काम कर लिया, ये हम कल कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन जब हमें लगता है कि हम जानबूझ के टाल रहे हैं, हम पढ़े हैं, फोन चला रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं करनी है, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। नहीं, आज तो बस ये काम था, आज मैंने वो कर लिया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, कल से पढ़ना शुरू करूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन वो आपके लिए नेगेटिव है और अनहेल्पफुल है। Are strategies that help to cope in the short term, but which make one more vulnerable to stress। ये वो चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें अच्छी लगती है, चलो ठीक है यार, आज तो छुट्टी पाई, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदायक हो जाती है, ठीक है। डन, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओके, पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है? हेल्थ मतलब एक फिजिकल स्टेट, सिर्फ फिजिकल स्टेट? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। यानी कि जब हर तरीके से हमारी बॉडी बाहर से अंदर से हर तरीके से अच्छे से काम कर रही है, दैट इज व्हेन वी आर कॉल्ड हेल्दी, राइट। सिर्फ डिजीज की एब्सेंस को हम हेल्दी नहीं कह सकते। जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, मतलब हर तरीके से हम अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिवली हेल्दी या पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। सो पॉजिटिव हेल्थ कंप्राइजेस द फॉलोइंग व्हाट कंस्ट्रक्ट्स अ हेल्दी बॉडी, हाई क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, जब हमारे दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छी हो, सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस है हमारा, सेल्फ रिगार्ड, अपना आत्मसम्मान, मान सम्मान मतलब है, अपने आप को लेके हम केयरिंग है काफी, मास्टरी ऑफ लाइफ टास्क, जिंदगी के टास्क जो भी है उसमें मास्टरी होना, रेजिलियंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से जल्दी बाहर आ जाना, ट्रॉमा एंड चेंज, ये ट्रॉमा या चेंज जो भी लाइफ में आता है, जो भी ट्रॉमेटिक, ये आपको परेशान करने वाली चीजें हैं, उनसे जल्दी बाहर आ जाना, ठीक है। स्पेसिफिकली फैक्टर्स दैट एक्ट एज स्ट्रेस बफर्स, वो जो स्ट्रेस बढ़ाने वाला काम करते हैं वो फैक्टर्स, एंड फैसिलिटेट पॉजिटिव हेल्थ एंड ओके वो फैक्टर्स जो हमारे स्ट्रेस को से डील करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? पॉजिटिव हेल्थ, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। अब हम इन्हीं 5-6 जो भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। डाइट, डाइट मतलब बैलेंस डाइट, खाना अच्छा होना चाहिए जो हमारे मूड को अच्छा रखे, यानी कि जो हम खाते हैं ना बाहर का पिज्जा, बर्गर और चाट पकौड़ी जो भी हम खाते हैं, वो हमारे मूड को नेगेटिव बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पता है आपको? नहीं पता है ना, मैं बता रही हूँ। A balanced diet can lift one's mood। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो वो हमारे मूड को अच्छा करती है, हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, हमारे मसल्स को डाइट मिलती है, खुराक मिलती है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होना चाहिए लिक्विड का वो अच्छे से होता है। प्रिवेंट्स इलनेस, बीमारियों को रोकती है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। एंड मेक वन फील बेटर टू कोप विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, और हमें इस लायक बनाती है कि हम अपनी लाइफ के स्ट्रेसेस को अच्छे से कोप अप कर पाए। द की टू हेल्दी लिविंग इज टू ईट, की मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू ईट 3 times, 3 मेन मील्स, 3 इंपॉर्टेंट खाना हमें खाना चाहिए 3 बार
and eat a varied well balanced diet. बीच बीच में फ्रूट्स है, जूस है, ये सब चीजें हमें लेते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज, जिम जाना। जिम जाने की जरूरत नहीं होती एक्सरसाइज करने के लिए, आप घर में रह के भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करें, एरोबिक्स करें, वो बहुत है, योगा करें। So regular exercise plays an important role in managing weight, stress and is shown to have a positive effect on reducing tension, anxiety and depression. जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हम वो हमारी बॉडी में वेट को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारी जो लाइफ में चलने वाली एंजाइटी है, टेंशन है, या हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो उस चीज को भी वो कम करती है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जिंदगी के लिए हमारा जब एक थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब रियलिटी को फेस करना। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड के? हैविंग अ फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का एक परसेप्शन अच्छे से होना, मतलब सपनों की दुनिया में नहीं जीना। पर्पस होना लाइफ में कुछ ना कुछ, कि हमें कुछ करना है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करना। एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के जो व्यू पॉइंट्स है उसको लेके एक्सेप्टेंस होना, टॉलरेंस होना कि इट्स ओके। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने बोला कि मुझे रेड कलर नहीं, मुझे पिंक कलर पसंद है, तो पिंक क्यों पसंद है, तुम्हें रेड क्यों नहीं पसंद है? कितना अच्छा कलर है, कितना प्यारा है, देखो पहनने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि रेड कलर पसंद आएगा, राइट? या पर्टिकुलर होना कि मुझे ब्लैक पसंद है, मैं ब्लैक ही ड्रेस खरीदूं, मैं तो पिंक या रेड ब्लू और व्हाइट कुछ लूंगा ही नहीं। दैट इज अ काइंड ऑफ परफेक्शनिज्म, या टू द पॉइंट, बस मुझे यही चीज चाहिए। जिद्दी कहते हैं ना, स्टबर्ननेस, इसी चीज को कहते हैं। ओके, टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस। अपनी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट लेना और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना। फाइन, ये है निशानियां या ये फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। फाइनली, बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज इन हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर विद द एबिलिटी टू लाफ एट वनसेल्फ। नए आइडियाज के लिए ओपन रहना, एक्सेप्ट करना कि ठीक है कुछ नई चीजें आ रही हैं, या फिर अपने आप को लेके सबसे पहले हंसना। एक लाफिंग और ह्यूमर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। उसके बिना तो लाइफ कुछ बचती ही नहीं है। कितनी बोरिंग सी लाइफ होगी अगर कोई हंसेगा ही नहीं तो, राइट। और लाफ्टर और ह्यूमर में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब हम खुद पे हंस सकते हैं, हम अपनी ही बेवकूफियों पे हंस सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमर एंड लाफ, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब सिंपली हुआ कि हम जनरल सी चीजों में भी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि जब हमें एफर्ट करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मेंटेन करना पड़ता है। फाइन, ओके। हाँ, ऑप्टिमिज्म, which is the inclination to accept favorable life outcomes, has been linked to psychological and physical well-being। मतलब ऑप्टिमिज्म, लाइफ में पॉजिटिविटी, जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस में भी जब हम पॉजिटिविटी को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। फाइन, so which is inclination to expect favorable life outcomes has been linked to psychological and physical well-being। यानी कि अगेन फेवरेबल आउटकम होंगे, ये नेगेटिव सिचुएशन है, कुछ बुरा हुआ है, वो भी किसी ना किसी अच्छी चीज के लिए ही हुआ है, तो उससे क्या होता है? हमारा साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग बना रहता है। फाइन, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। नहीं, 2 स्लाइड से भी और है। कितनी देर हो गई मैं क्लास लेते हुए? वैसे चेक आउट, हाफ एन आवर हो गए, 5-7 मिनट और लगेंगे, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मतलब फर्स्ट वन ही, मतलब फॉर द स्लाइड लास्ट वन है। जब हमें सोसाइटी से हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, यस, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मैंने ही यूट्यूब चैनल अगर शुरू किया है,
अगर मुझे स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्या उस पर काम कर सकती हूँ? या मुझे बार बार कॉल करके मुझे बोलने वाले, मतलब ये बोलने वाले लोग नहीं है कि कोई बात नहीं, इट विल वर्क आउट, अच्छा कर रही हो, मतलब मुझे मोटिवेट कोई नहीं कर रहा है, बट क्या फालतू चीजें हैं, कौन देखता है, साइकोलॉजी किसके पास है, काइंड ऑफ जब इस तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड जब लोग रखते हैं तो विच वन इज बेटर फॉर यू? आपको क्या लगता है? सोशल सपोर्ट अच्छा है ना, जब सब हमें मोटिवेट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और काम को कंटिन्यू रखना चाहिए, राइट? सो दैट इज सोशल सपोर्ट इज डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन whom we can rely, जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों का हमारे आसपास होना। पीपल who let us know, जो हम जानना let us know that they care about value and love us, वो लोग जो हमें ये एहसास कराते हैं बार बार, ये हमें रियलाइज कराते हैं कि हम हैं, and they love us, they value us, we are important for them, right? Perceived support, that is the quality of social support, is positively related to health and well-being, whereas social network, अच्छा social support में और social network में difference है। See, social network का मतलब है बहुत सारे लोग हैं तो सही, लेकिन वो हेल्प करने के टाइम पे कोई सामने आता नहीं है एज सच। लेकिन सपोर्ट का मतलब है कि जब हम तो सामने वाले इंसान की या अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाते हैं, we support that individual, right? The quantity of social support is unrelated to well-being because it is very time consuming and demanding to maintain a large social network. सोशल नेटवर्क में क्या होता है, उसको मेंटेन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत डिमांडिंग होता है सोशल नेटवर्क। हमें लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं एंड दैट इज नॉट सपोर्ट वी एक्चुअली नीड, राइट? टेंजिबल सपोर्ट एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ही देखो। टेंजिबल सपोर्ट का मतलब जब हमें जरूरत पड़े तो हमें कोई भी मटेरियल जैसे मनी, गुड्स या कोई सर्विसेज कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल सपोर्ट। फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल सपोर्ट अबाउट स्ट्रेसफुल इवेंट्स। जब हम परेशान होते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, गाइडेंस मिलती है। सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आल्सो by reassuring the individual that he or she is being loved, valued and cared for, कि लोग हमारी परवाह करते हैं और हम उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें एहसास कराते हैं, that is called emotional support. Fine, so we are done with social support also. अब last slide, थोड़ा सा हमें करना है बस, बिल्कुल वो है बॉक्स में दो जगह पे आया था, एक एग्जामिनेशन एंजाइटी आया था और एक आया था रेजिलियंस। उन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? मैं इसको सिर्फ बता रही हूँ, रीड आप खुद करेंगे। ऑलराइट, एग्जामिनेशन एंजाइटी, एक सेकंड, ओके। सो एग्जामिनेशन एंजाइटी मतलब जैसे एग्जाम के आसपास जब हम होते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है ना चीजों को लेके, स्ट्रेस फील करते हैं हम, है ना? कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें हेल्प करता है, कि हमें मोटिवेट करता है। मतलब ऐसा ही है ना कि अगर हम परेशान नहीं होंगे, हमें एग्जाम की, मार्क्स की, स्कोर की टेंशन नहीं होगी, क्या हम पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, राइट? लेकिन वही स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होता है, राइट? तो वही चीज है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन एंजाइटी क्या होती है, involves a feelings of tension and uneasiness that occur before, during or after examination. एग्जाम्स के बीच में, पहले या बाद में, जब हमें uneasiness और tension feel होते, that is called examination anxiety. So many people find it helpful in some ways. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए टेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनको मोटिवेट करती है और पुश करती है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हाई स्ट्रेस कैन इंटरफेयर विद द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस। लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई हो तो वो हमारी प्रिपरेशन में, हमारी कंसंट्रेशन में और परफॉर्मेंस में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, राइट? सो अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज स्पेंड एनफ टाइम फॉर स्टडी के लिए अच्छा टाइम देना चाहिए। ओवरव्यू एंड वेट वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी यानी कि आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं,
ऐसा तो नहीं कि पांचों सब्जेक्ट आपके वीक होंगे या पांचों ही बहुत अच्छे होंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए इजी हैं, आप उसको अच्छे से काम कर सकते हो, उसको पढ़ाई कर सकते हो उस चीज पे। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत वीक भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, राइट। सो स्ट्रेंथ्स पे काम करना, वीकनेसेस को थोड़ा सा नॉर्मल लेके चलना, जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है एज पर योर इंटरेस्ट। और अपने टीचर से बात करना कि डिफिकल्टीज कहाँ पे आ रही है, अपने क्लासमेट से डिस्कस करना जो भी आपकी डिफिकल्टीज आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं। एक रिवीजन के लिए टाइम टेबल बना के रखना, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू, जब तक आप अपने पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कंडेंस नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स बनाना, फालतू कुछ भी नहीं लिखना उसमें। स्पेस आउट रिवीजन पीरियड्स, रिवीजन पीरियड को बीच बीच में से निकालते रहना, यानी कि 2 चैप्टर किए उसको रिवीजन दी, 2 चैप्टर किए उसको रिवीजन दी। रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम के दिन कंसंट्रेशन बनाए रखना और अपने आप को शांत करके रखना, ठीक है। सो ये मेथड्स है एग्जामिनेशन एंजाइटी से डील करने के। अब हम बात करने वाले हैं रेजिलियंस और हेल्थ के बारे में। रेजिलियंस क्या है? बेसिकली कैपेसिटी टू बाउंस बैक, वापस आना। ये कुछ ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपकी लाइफ में कोई कुछ भी ऐसा है कि बहुत बुरा हो गया, सपोज ब्रेकअप हो गया आपका, ठीक है, या आपके बहुत अच्छे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो इट्स समथिंग जो आपको अंदर तक ब्रेक कर देता है ना, पूरा हिला देता है, शेक कर देता है ना। कब तक आप उससे इन्फ्लुएंस रहेंगे? आप दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दूसरों के सामने जाके अपसेट हो रहे हैं, आपके जो हॉबीज हैं, खेलने नहीं जाते हैं बाहर, वीडियो गेम्स नहीं चला रहे हैं, मतलब अपने आप को परेशान काइंड ऑफ रखा हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगेगा आपको। 5th डे यू विल फील कि छोड़ यार, कब तक मैं परेशान रहूंगा, इट्स ओके, मैं दूसरे फ्रेंड्स बनाता हूँ, मैं उसका टाइम स्पेंड करता हूँ। ग्रेजुअली आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड बाउंस बैक। कि जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होती है, एक टाइम तक हम स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं, बट द मोमेंट वी फील कि अब इसके आगे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, बाउंस बैक करते हैं। दैट इज रेजिलियंस। और ये सबके पास होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा हो सकता है, बट दिस इज समथिंग व्हिच कम्स नेचुरली आउट ऑफ आवर behavior or personality, we can say. So resilience is a dynamic developmental process referred to the maintenance of positive adjustment under challenging life conditions. चैलेंजिंग लाइफ कंडीशंस में पॉजिटिव एडजस्टमेंट को बना के चलना, पॉजिटिविटी को मेंटेन करके चलना, उसी चीज को हम कहते हैं रेजिलियंस, ठीक है। जब आप बहुत परेशान होते हैं या घर में कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आपको बहुत शांत रह के चीजों को मैनेज करने की जरूरत है, दैट मींस यू आर रेजिलिएंट। ऑलराइट, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। स्ट्रेस के टाइम पे जब हम बाउंस करते हैं, दैट कैपेसिटी इज नोन एज रेजिलियंस। इसको हम 3 मेन रिसोर्सेज में डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आई हैव, I am and I can. I have मतलब social and interpersonal strength, मेरे अंदर strength है। I am what I can do, मैं क्या हूँ, मेरी capabilities क्या हैं, मेरी abilities क्या हैं, inner strength। And I can, interpersonal and problem solving skills, मैं इस चीज को positively deal कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चीजों को मैनेज कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड आई कैन। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। थियोरेटिकल पार्ट हो गया है। कल की क्लास, यानी कि कल या परसों जब भी होगी क्लास, नेक्स्ट होगी, उसमें हम सिर्फ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। रीडिंग कर लो तब तक चैप्टर की, कल संडे है वैसे भी, तो अपना रीड कर लो प्रॉपर्ली, और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं विद क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ऑलराइट, बाय बाय।